नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणों को पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने आयनन एंथैल्पी व ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्तियां और उसके बाद उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। हम ले रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज में नंबर 5 M+2 कन्वर्टिंग टू M मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्ति है। यहाँ पर एक मैंने टेबल ऑलरेडी बना रखी है। इसमें यहाँ पर एलिमेंट है और यहाँ पर M+2 M यानी धातु +2 से धातु में जो अपचित होती है तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ दिए गए हैं, और +3 से +2 में जो कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव मैंने पहले से नोट कर रखे हैं जो अपने यहाँ काम आएंगे। सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा रखा है और आपने पढ़ा होगा। वहां पर जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और उसके आयनों के मध्य आवेशों के पृथक्करण के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रोड विभव को 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 m सांद्रता वाले विलयन में इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करें तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल का ईएमएफ ज्ञात किया जाता है, और सेल के ईएमएफ से हम उस अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जितने भी मैंने यहाँ इलेक्ट्रोड विभव लिखे हैं ये इन वर्ड का मतलब है मानक इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन कौन सा है? अपचयन विभव है। अपचयन विभव का सीधा सा मतलब यह है कि यदि किसी का अपचयन विभव अधिक है तो उसमें अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी, और यदि किसी का अपचयन विभव कम है तो उसमें ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होगी। तो ये मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं। यहां जितने भी धातुएं हैं इनके इलेक्ट्रोड विभव को किसमें लिया गया है? अपचयन विभव में लिया गया है। यदि किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव अधिक है तो उसमें क्या होगी? ऑक्सीकरण नहीं, अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी। अधिक की बात कर रहे हैं, अधिक है तो उसकी अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी। यानी उसको कौन सा गुण होगा? जिसका खुद का अपचयन होता है तो दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीकरण। यानी उसमें कौन सा गुण होगा? ऑक्सीकारक गुण होगा। इसका विपरीत संभव है, यानी मानक अपचयन विभव यदि किसी का कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी। तो अपचयन का मतलब यही है, अपचयन होना। तो जिसका मानक अपचयन विभव अधिक
उसमें अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, यानी ऑक्सीकरण गुण अधिक होगा। और मानक अपचयन को अगर कम है तो उसमें ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होगी। तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति का मतलब है और दूसरे का अपचयन करेगा, यानी उसमें अपचय गुण होगा। इन शॉर्ट में अगर ये कहूं कि यदि किसी का मानक अपचयन विभव अधिक है तो उसमें ऑक्सीकरण गुण अधिक होगा, किसी का मानक अपचयन विभव कम है तो उसमें अपचय गुण अधिक होगा। ये आप ध्यान रखें। तो ये तो मैंने एक जनरल सी बात की। अब हम आते हैं M+2M इलेक्ट्रॉन विभव में प्रवृत्ति है। अब देखो इसकी बात करते हैं। यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक है। इसका मतलब ये अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा मैं बताऊंगा। तो देखो एक ही करके ले रहे हैं। कॉपर का मानक अपचयन विभव, ये बार बार आएगा इसलिए हम इसको ई नोट लिखेंगे, वो लिखा हुआ है। धनात्मक है। इससे क्या होगा? अतः यह अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर पाता है। केवल दो एसिड ऐसे हैं HNO3 H2SO4, जब ये कॉपर से रिएक्शन करते हैं तो स्वयं हाइड्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। तो HNO3 when H2SO4 स्वयं कॉपर नहीं करता, ये अपना आप हाइड्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर की रिएक्शन जैसे अम्ल से करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा? यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में है, ये किस में बदलेगी? हाइड्रोजन के रूप में। और जो कॉपर है ये क्लोरीन से क्रिया करके बनाएगा CuCl2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पहले +1 थी और यहाँ जा रही है 0, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? अपचय। और कॉपर पहले 0 था, 0 से जाएगा +2, तो कॉपर का खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। अब कॉपर का मानक अपचयन विभव 0.34 वोल्ट है, जबकि हाइड्रोजन का होता है 0। तो क्योंकि कॉपर का मानक अपचयन विभव अधिक है तो कॉपर का अपचयन होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण। जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है, कॉपर का हो रहा है ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का हो रहा है अपचयन, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो कॉपर का मानक अपचयन विभव धनात्मक होने के कारण ये अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर पाता, तो ये रिएक्शन जो है ये संभव नहीं हो। यहाँ पर अगर ऐसी धातु है जैसे जिंक, तो इसका माइनस में है, ये अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर पाएगा। समझ में आया होगा? तो फिर देखो Mn+2 ये -1.18 अधिक है, जिंक का 0.76 ये भी अधिक है। तो Mn+2 जिंक+2 का मानक अपचयन विभव की नोड अधिक ऋणात्मक है। अधिक ऋणात्मक का मतलब यह है कि सामान्य मान से अधिक नेगेटिव है। अधिक नेगेटिव होने का कारण यह है कि जो Mn+2 है इसका विन्यास क्या होगा? D5, जो क्या है? स्थायी विन्यास है। और जो जिंक है
+2, इसमें कौन सा विन्यास है, D10, ये भी क्या है, इसका विन्यास। तो जिंक और मैंगनीज का ए नोड अधिक ऋणात्मक इसलिए है क्योंकि इस अवस्था में यानी +2 अवस्था में ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए इनका ए नोड सामान्य मानों की तुलना में अधिक ऋणात्मक है। निकल की बात करते हैं। निकल का ये जो मानक अवचय विभव है ये -0.25 है। ये क्यों है? क्योंकि निकल की जल योजन ऊर्जा का मान अधिक है। तो निकल की जल योजन ऊर्जा का मान अधिक कितना होता है, -2121 किलो जूल पर मोल। ये निकल की जल योजन ऊर्जा है जो बहुत ज्यादा है, इसी के कारण अधिक होने के कारण इसका जो ई नोड है वो क्या है, ऋणात्मक या ऋणात्मक होता है। तो Mn और जिंक इनके ई नोड का मान अधिक ऋणात्मक इसलिए है क्योंकि ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। सीधी सी बात यह है कि यदि किसी का ई नोड ऋणात्मक है तो उससे क्या होगा, ऑक्सीकरण। यदि जो मैग्नीज है वो आसानी से +2 दे देगा, जिंक भी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी +2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑक्सीकरण क्यों होंगे? क्योंकि इनके मानक अवचय विभव का मान अधिक ऋणात्मक है। देखो मानक अवचय विभव अगर अधिक ऋणात्मक है तो वो कम ही हुआ, और जिसका कम है उसका ऑक्सीकरण होगा। यदि मानक अवचय विभव कम ऋणात्मक है तो अधिक हुआ। अधिक ऋणात्मक नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी यानी वो कम हो रही है, और नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होगी वो ज्यादा हो रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मान लो एक वैल्यू है -1.18, एक वैल्यू 0.76, तो इसमें कम क्या है, ये कम है 1.18 क्योंकि नेगेटिव है, ज्यादा कौन है 0.76। ऐसे यदि इनका कंपैरिजन करें 0.28 0.25, तो ज्यादा कौन है 0.25, कम कौन है 0.28 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो यदि किसी का मानक अवचय विभव ऋणात्मक है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। ये हमने बात की M+2M मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्तियां। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 6 प्रॉपर्टी M+3 M+2 मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्ति। देखो इसमें स्कैंडियम की वैल्यू नहीं दे रखी है, यहां पर वैल्यू दे रखी है आयरन की Fe का जो +3+2 मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो है 0.77, यानी ये +3 से +2 में अपचित होगा उस समय इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अब यदि ये प्लस में ज्यादा है, इसका मतलब प्लस ज्यादा का मतलब ये है कि +3 से +2 में अपचित हो जाएगा। आगे बात ध्यान में, यहाँ भी यही बात है, अगर ज्यादा है तो +2 से धातु में अपचित हो जाएगा। अब यहाँ अगर वैल्यू ज्यादा है तो ये +3 से +2 में आसानी से अपचित हो जाएगा, और कम है अपचित नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ आयरन का देखो, आयरन का 0.77, मैग्नीज की अगर बात करें तो इसका बहुत ज्यादा है 1.57। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज का ज्यादा है तो मैग्नीज +3 की बजाय +2 में अधिक स्टेबल रहेगा, यानी +3 से +2 में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैग्नीज की तुलना में आयरन का कम है 0.77, इसीलिए आयरन +3 से +2 में नहीं जाएगा। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, +3 स्टेबल होगी। ऐसे स्कैंडियम का होता है, यहाँ पर वैल्यू नहीं है अपने पास स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम का ई नोड कम होता है। ई नोड कम होने का मतलब है
M+3 से M2 में, तो कम है, तो इसीलिए ये Scandium+3 से Scandium+2 में अपचित नहीं होगा। ज्यादा होता तब होता, तो +3 से +2 संभव नहीं है। ये बात आपने समझ में आई होगी कि धातु +2 से धातु में अपचयन तब होगी जब वैल्यू ज्यादा है, कम है तो अपचयन नहीं होगी। इसी प्रकार +3 से +2 में धातु तब अपचयन होगी जब वैल्यू ज्यादा है, और अगर वैल्यू कम है तो संभव नहीं है। जैसे स्कैंडियम का ई नोड कम होता है, इसीलिए +3 से +2 में ये कन्वर्ट नहीं होता है। इसकी स्टेबल स्टेट कौन सी है? स्कैंडियम+3। और देखो मैं यहाँ सेपरेशन लाइन लिख देता हूं। ऐसे ही Fe का ई नोड कम होता है, इसका भी मानक इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए Fe+3 स्टेट है वो अधिक स्थायी है। यदि ई नोड का मान अधिक होता तो Fe+3 आसानी से Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता। तो Fe+3 अधिक स्थायी क्यों है? इसके पीछे कारण देखो ये है कि आयरन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3D में से और इसमें 2, इधर +3 में जाएगा तो क्या होगा? Fe+3 ऑर्गन के बाद +3 का मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 यहां से 1 यहां से, तो डी में क्या हो जाएगा? 5 अर्धपूरित है, और ये विन्यास कैसा है? इससे जिंक की वैल्यू यहां नहीं दे रखी है, लेकिन जिंक का ई नोड अधिक पता है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? Zn+2। अब क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव अधिक है, इसीलिए ये जिंक Zn+3 से Zn2 में आसानी से चला जाएगा। यानी ये संभव नहीं है कि जिंक +2 से +3 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आगे बात ध्यान, फिर Mn+2 इसका विन्यास B5 होता है। इसके मानक अपचयन विभव का मान क्या है? तो देखिए प्लस में है, तो ये कुछ हमने यहां से रिजल्ट निकाले। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मानक अपचयन विभव की वैल्यू +2 से धातु में अगर ज्यादा है तो +2 से धातु में अपचयन हो जाएगा, कम है तो नहीं होगा। इसी प्रकार +3 से +2 में अपचयन तब होगा जब वैल्यू ज्यादा है, और अगर वैल्यू कम है तो +3 में रहेगा, +2 में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत सारा इरेज करते हैं। नंबर 7 प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व की प्रवृत्ति है। देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब संक्रमण धातुएं उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं तो उनके कौन से यौगिक स्टेबल होंगे और वो किस प्रकार स्टेबल होंगे, ये बात है। यदि हम एक 3D श्रेणी की बात करें तो 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम में पाई जाती है। टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम फ्लोरीन के साथ मिलकर फ्लोराइड बनाते हैं। तो पहली लाइन में नोट करता हूं,
3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किस किस में है? टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम। ये क्या करेंगे? ये है फ्लोराइड्स बनाते हैं। जैसे टाइटेनियम है, ये बनाएगा TiF4, वेरिडियम बनाएगा VF5, क्रोमियम बनाएगा CrF6। इसमें वेरिडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +4, सॉरी टाइटेनियम की, वेरिडियम के +5 और इसमें +6। तो दिख रहा है कि संक्रमण धातुएं उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में फ्लोराइड्स बनाती है। इसका कारण ये है कि जो फ्लोराइड है F- इसका आकार छोटा होता है, छोटे आकार के कारण फ्लोराइड स्थायी होता है। तो संक्रमण तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में इनके फ्लोराइड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सवाल ये था क्लोराइड्स क्यों बनाते हैं? क्लोराइड भी बना सकते हैं, क्रोमाइड भी बना सकते हैं। तो क्योंकि F- जो है कि आकार छोटा है, छोटे आकार के कारण यहाँ दो वेक्टर हैं, एक जिसका आकार छोटा है और दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो F- के छोटे आकार के कारण ये इस तरह होते हैं। यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के आयोडाइड के अलावा सभी हैलाइड ज्ञात हैं, क्योंकि कॉपर जो खुद आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकरण कर देता है। तो इस लाइन को मैं यहां नोट करता हूं। कॉपर के आयोडाइड यानी इसका क्लोराइड है, इसका फ्लोराइड है, इसका ब्रोमाइड है, लेकिन आयोडाइड नहीं है। आयोडाइड के अलावा सभी हैलाइड क्या है? आयोडाइड क्यों नहीं है? क्योंकि जो कॉपर आयन है ये आयोडाइड को आयोडाइड्स को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। देखो यहां पे क्या रिएक्शन होगी? Cu+2 आयन आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे और ये क्या करेंगे? आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे। Cu2I2 दो से गुणा कर लेते हैं प्लस इसको गुणा कर लेते हैं चिप्स। तो यहाँ पर कॉपर +2 से खुद +1 में अपचयित हो रहा है, और आयोडीन यहाँ I- में -1 है और यहाँ पर इसको ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 0। तो क्योंकि कॉपर आयन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकरण कर देते हैं, इसी कारण कॉपर का आयोडाइड नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही आयोडाइड इसके संपर्क में आएगा, ये आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकरण कर देगा, इसीलिए
कॉपर के आयोडाइड ज्ञात नहीं है। इसीलिए समझ में आ गया होगा, आयोडाइड तभी समूह है जब कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन करे और बनाए कॉपर का आयोडाइड। लेकिन जैसे ही आयोडाइड आयोडीन सॉरी जैसे ही आयोडाइड आयन I माइनस आयन इसके संपर्क में आएंगे, ये इसको I2 में ऑक्सीकरण कर देगा, इसीलिए आयोडाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, यानी आयोडीन के साथ ये नहीं जुड़ पाएगा। नहीं जुड़ पाने का कारण सीधा सा दिख रहा है आपको, अब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करता तो ये बनता CuI, लेकिन इसमें खुद में कैपेसिटी है कि ये खुद कॉपर प्लस 2 से कॉपर 1 में अपचेट हो जाएगा और आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देगा। अगला जो है वो देखो Cu+1 आयन, जलीय विलयन में ए स्थायी होता है, तो क्या होगा ये दे देगा Cu+1 जो आयन है ये जलीय विलयन में ऐसा ही है क्योंकि ये असमानुपातन द्वारा Cu+ आयन Cu+2 और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये जलीय विलयन में ऐसा होता है। जलीय विलयन में जैसे कॉपर आयन आएगा ये Cu+2 और कॉपर में असमानुपातन द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा। असमानुपातन का मतलब ये है कि कॉपर 1 से 2 में बदलेगा तो यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, कॉपर 1 से 0 में बदलेगा तो यहाँ क्या हो रहा है अपचयन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही तत्व का हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। अब संक्रमण तत्वों के उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन में होती है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी कि इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि हम आयरन की बात करें तो ये बनाता है Fe2O4-2, जिसमें आयरन की ऑक्सीजन अवस्था प्लस से होती है। इसके अलावा ये ऑक्सोधनाइन भी बनाते हैं, ऑक्सोधनाइन बोलते हैं ऑक्सोकेटाइन। जैसे वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम बनाता है VO2+VO+2 TiO+। ये कुछ एग्जांपल है। वेनेडियम जो है इसको कह देते हैं, वेनेडियम की बात करते हैं। यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीजन अवस्था है प्लस से, क्योंकि एक ऑक्सीजन है तो इसका माने कि X, वेनेडियम का X प्लस एक ऑक्सीजन का -2, टोटल है +2। ये -2 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, X कितना आ जाएगी +4, और यहाँ पर इसकी क्या है +5। क्यों? क्योंकि वेनेडियम है, इसका बनेगा X प्लस 2 ऑक्सीजन का, A का -2 4 का -4, और टोटल कितना है +1 है। ये -4 उस तरफ जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस के 4 प्लस का 1 प्लस के 5। तो ऑक्साइड के अलावा ये ऑक्सोधनाइन भी बनाते हैं। अब यदि हम बात करें क्लोराइड की और ऑक्साइड की, कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में फ्लोराइड भी स्थायी है, ऑक्साइड भी स्थायी है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करें तो ऑक्साइड अधिक स्थायी होगा या फ्लोराइड, तो उस कंडीशन में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व की प्रवृत्ति या संक्रमण धातुओं में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी
प्रदान करने की प्रवृत्ति क्लोराइड की अपेक्षा ऑक्सीजन में अधिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन में द्विबंध या पाई बंध बनाने की क्षमता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुबंध। वो उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में इसका योगी कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बनाने की प्रवृत्ति। हम बात कर रहे हैं कि क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होंगे या ऑक्साइड, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन में अधिक होती है। कारण क्या है? ऑक्सीजन में बहुबंध बनाने की संभव, जो क्लोरीन में नहीं है। क्लोरीन बहुबंध नहीं बना पाती है। जैसे अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज क्लोरीन के साथ मिलकर बनाता है MnF4, जबकि ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है Mn2O7। यहाँ पर बात करें मैग्नीज की ऑक्सीजन अवस्था है +4, यहाँ पर है +7। तो ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए काफी है कि किस प्रकार ऑक्सीजन में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में स्थायित्व की प्रवृत्ति क्लोराइड्स की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये हमने बात की उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में किस प्रकार इनके यौगिक स्टेबल होते हैं, क्लोराइड्स किस प्रकार इनको स्टेबल बनाता है, ऑक्साइड किस प्रकार स्टेबल बनाता है, और किस प्रकार ऑक्सीजन में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में स्थायी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्लोरीन की अपेक्षा अधिक होती है। अब नंबर 8, रासायनिक क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता भी बोलते हैं, और ई नोड के मान में संबंध। तो टॉपिक ऐसे मेंशन है अपने, रासायनिक अभिक्रियाशीलता व ई नोड के मान। अभी हमने पढ़े हैं मानक अवचय युग्मों की वैल्यूज, तो हम कंपैरिजन निकालेंगे कि किस प्रकार रासायनिक क्रियाशीलता और ई नोड एक दूसरे से रिलेटिव है, इनके बीच में कोई ना कोई संबंध है। तो देखो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि संक्रमण तत्व जो हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं, इसी कारण ये अम्लों से आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने बात की थी, कॉपर जो है जब अम्लों से अभिक्रिया करता है तो खुद तो क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, और H+ क्या होगा, अपचयित होगा। तो वहां पर कॉपर का मानक अपचयन विभव धनात्मक है, इसीलिए उसका अपचयन संभव ऑक्सीकरण संभव नहीं है। लेकिन अन्य जो धातुएं हैं उनके मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक है, इसीलिए आसानी से H+ आयन से ऑक्सीकृत हो जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि संक्रमण धातुओं में परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति होती है। किसी का +2 स्टेबल होता है, लेकिन सब में एक प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं, क्योंकि रासायनिक क्रियाशीलता की बात है तो ये बात जरूर आएगी कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति होती है। तो पहला पॉइंट मैं ये नोट करता हूं, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।
अब संक्रमण तत्वों के मानक अपचयन विभव के मान मैक्सिमम तत्वों के नेगेटिव होते हैं, इसीलिए ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यह अधिक क्रियाशील होते हैं। अतः H प्लस आयनों द्वारा, ये H प्लस आयन जो है, इसकी सांद्रता कितनी है, 1 है। ऑक्सीकरण हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे जिंक के अभिक्रिया यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएं तो जिंक बनाएगा ZnCl2 और H प्लस हाइड्रोजन ग्रुप में बात कर जाएगा। यहाँ जिंक 0 से यहाँ प्लस ऑक्सीकरण हो रहा है और हाइड्रोजन प्लस 1 से 0 में अपचयित हो रहा है। तो क्योंकि इनके इन नोड के मान ऋणात्मक होते हैं, इसीलिए ये H प्लस आयनों द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अगला पॉइंट ले लो, Mn+2 यहाँ से D5, Zn+2 यहाँ से D10, Nn+2, इसका कारण क्या है, उच्च जल योजन एंथैल्पी। इनके इनोड का मान क्या होता है, हमने निकाला था, अधिक ऋणात्मक है, क्योंकि रीजन हमने लिख दिया है। Mn+2 का अधिक ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि इसका विन्यास है D5, जिंक का D10 इसका विन्यास, और निकल की जल योजन ऊर्जा अधिक होती है, इसीलिए इनके इन नोड के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं। फिर यदि हम बात करें जैसे Mn+3 मैग्नीज+3 कोबाल्ट+3, अब देखो मैग्नीज+3 से +2 में आसानी से अपचयित हो जाएगा, कोबाल्ट+3 से +2 में आसानी से अपचयित हो जाएगा। मैग्नीज जब +3 से +2 में अपचयित होगा तो इसका विन्यास प्राप्त करेगा, तो ये आसानी से अपचयित हो जाएंगे, इसी कारण खुद का अपचयन होगा, दूसरे के क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। तो ये इनमें उच्च ऑक्सीकारक गुण होगा। इसी प्रकार टाइटेनियम+2, वेनेडियम+2, क्रोमियम+2 ये आसानी से +3, +4, +5 में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। अब क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएंगे, जैसे अगर हम बात करें टाइटेनियम की, तो ये +2 से +4 में जाएगा तो इसका विन्यास मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा D और S खाली हो जाएगा। तो ये +2 से, चाहे टाइटेनियम की बात करें, वेनेडियम की बात करें, क्रोमियम की बात करें, ये +2 से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएंगे। तो क्योंकि खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या करेंगे, अपचयन, दूसरे का अपचयन करेंगे, तो उनमें कुछ अपचय गुण होगा। ये बात मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गई होगी कि ये आसानी से +2 में अपचयन हो जाएगा, तो क्योंकि खुद का अपचयन होगा तो दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे, फिर ऑक्सीकरण गुण अधिक होगा, ये कर लेते हैं। और टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम आसानी से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत हो जाएंगे, तो दूसरे का अपचयन करेंगे, तो इनमें अपचय गुण अधिक होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट ये निकला कि जिनके मानक अपचयन विभवों के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं वे अधिक क्रियाशील होते हैं और आसानी से H+ आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कुछ
आयन ऐसे हैं जिनके मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक है, क्योंकि ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण इनके मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। यदि धातु उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में से निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में अपचित होने की प्रवृत्ति रखती है, देखो ये +3 से +2 में अपचित होंगे, हमने पढ़ा है M+3 से M+2 में अपचयन, ये तभी संभव है जब इनके नोड का मान ऋणात्मक हो, और वो भी क्या हो, अधिक ऋणात्मक हो। तो Na+3 और CO+3 ये आसानी से अपचयन हो जाएंगे, इसीलिए इनमें ऑक्सीकरण का गुण अधिक है। टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, क्रोमियम का आपको पता ही है, ये Cr+3 के रूप में अधिक स्थायी होता है, तो Cr+2 से +3 में ऑक्सीकरण हो जाएगा, आसानी से ऑक्सीकरण होगा क्योंकि वो स्टेबल स्टेट है, इसीलिए इसमें अपचय गुण अधिक होगा। तो जिसका अपचयन होगा उसमें ऑक्सीकरण गुण होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसमें अपचय गुण अधिक होगा। ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचय गुण अधिक, अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकरण गुण अधिक होगा। तो हमने इस लेक्चर में M+2 से M+3 से M2 मानक इलेक्ट्रॉन विभवों में प्रवृत्तियां, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी की प्रवृत्तियां और रासायनिक क्रियाशीलता व इन नोड के मान में रिलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा। यदि आपको कई डाउट हैं तो वहीं पर वीडियो को आप वापस देखें और एक बार मनन करें दिमाग में कि क्या छूट गया है, क्योंकि जब तक आप जो भी आपने पढ़ा है उसको माइंड में रिवाइज नहीं करेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ हम अटक रहे हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेन और कॉपी का इस्तेमाल करें, रजिस्टर को आप भरते रहें, जितना ज्यादा आप उसको यूज में लेंगे कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा रहेगा। इसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं खूब सारी पड़ी है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।